अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 जो है आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा टॉपिक नंबर 2 है विच इज़ बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो इसमें हम बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि बायोलॉजी में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर मेथड होता है, एक स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू जो है ये किया जाता है। तो इसके जो स्टेप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स, फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड इज हाइपोथेसिस, थर्ड वन इज थ्योरी एंड द लास्ट वन इज साइंटिफिक लॉ। ठीक है, इनको वन बाय वन हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या किसे कहते हैं? मुशाहिदे को, यानी कि कोई चीज आप देखें, सुने या महसूस करें या सूंघने से या फिर टेस्ट के जरिए, किसी भी यानी कि अपने 5 सेंसेस को यूज करते हुए, साइट, हेयरिंग, टच, स्मेल और टेस्ट, ठीक है, इनको यूज करते हुए आप कोई भी चीज को जानते हैं, सेंस करते हैं अपनी सराउंडिंग में, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? अपनी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमने ये चीज ऑब्जर्व की है अपनी इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो इसको सिंपली कहते हैं ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन जो है दो तरह की होती है। ठीक है, एक होती है क्वालिटेटिव एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटेटिव। नाम से ही पता चल रहा है, क्वालिटेटिव मतलब जिसमें किसी चीज की क्वालिटी हो। अब जैसे कि मैं देखती हूँ कि एक गार्डन है, उसके अंदर रोजेज हैं, ठीक है, और मैं कहती हूँ कि इसमें रेड रोजेज हैं। ठीक है, ये रेड रोजेज हैं। अब ये कोई क्वांटिटेटिव चीज नहीं है, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है। मैं क्या इसको नोट डाउन कर सकती हूँ या रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि ये रेड रोजेज हैं? अगर हम किसी चीज को नंबर या फिगर्स की फॉर्म में नोट डाउन या रिकॉर्ड नहीं कर पाते तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव चीज, यानी कि रेड कलर उस फ्लावर की क्वालिटी है, उसको मैं किसी तरह से लिख के रिकॉर्ड नहीं कर सकती और ना ही इसका कंपैरिजन दूसरी चीजों से कर सकती हूँ। ठीक है, यानी कि अगर मैं दूसरे फ्लावर्स लेती हूँ वो भी रेड है लेकिन उन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो उसको मैं कैसे बताऊंगी? उसको मैं किसी क्वांटिटी में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, तो वो क्या होगा? वो हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होगी। मीन्स कैन नॉट बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको हम किसी नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सेकंड जो है वो है क्वांटिटेटिव, यानी कि ऐसी ऑब्जर्वेशन जिसको हम वेरिएबल्स या नंबर्स की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकें, जिसका हम डाटा जो है अपने पास रख सकें। जैसे कि अगर मैं एक प्लांट को नोटिस करती हूँ और उसको कहती हूँ कि इस हाइट का है, तो उसकी सिंपली मैं लेंथ ले लूंगी। ठीक है, तो लेंथ को मैं नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकती हूँ कि इस प्लांट की लेंथ जो है वो फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर है और दूसरे प्लांट की 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या होता है? ये ज़्यादा वैलिड होती है, यानी कि हमें ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इससे हम कंपैरिजन कर सकते हैं और इसमें ज़्यादा अच्छा एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये थी हमारा फर्स्ट स्टेप, ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज हाइपोथेसिस। अब हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसकी एक स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, जो जो हमने देखा उन सब चीज़ों को लिख के नोट डाउन करके एक कंप्लीट स्टेटमेंट की फॉर्म देना क्या कहलाता है? हाइपोथेसिस फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है। अब टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है? जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की उसकी एक मैंने स्टेटमेंट तो बना ली, लेकिन वो स्टेटमेंट कोई लॉ नहीं है, यानी कि ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बिल्कुल कंफर्म और सही हो। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ऑब्जर्वेशन जो है वो हर लिहाज से सही हो और उसके रिजल्ट्स वैसे ही आए। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, यानी कि ऑब्जर्वेशन की उसको हमने एक स्टेटमेंट की फॉर्म दी, उसको एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको हाइपोथेसिस बना दिया। लेकिन टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि इसके ऊपर बहुत सारी जो है ये चेंजेबल है, यानी कि वो हर तरह से मोल्ड हो सकती है, चेंज हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो सही हो। ठीक है, तो वो टेस्टेबल चीज़ है एक, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब हाइपोथेसिस जो है वो 2 वेज से बनाते हैं, बल्कि 2 नहीं बहुत सारे वेज हैं इसके, लेकिन 2 वेज जो हैं ज़्यादा साइंटिफिक हैं, जिनमें डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग आता है पहले 2, और इनको जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। और बाकी जो वेज हैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। इंट्यूशन और इमेजिनेशन, यानी कि
जो हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो सिर्फ हम तसव्वुर करें, यानी कि मैं कोई ऐसी चीज़ सोचती हूँ कि ऐसा होगा, या खला में इतने सितारे हैं, या फिर मुझे आसमान पे इतने सितारे चांद के करीब नज़र आ रहे हैं, तो ये एक मेरी इमेजिनेशन है, मैंने इसको कोई टेस्टिफाई नहीं किया, तो ये भी हाइपोथेसिस का वे हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा एस्थेटिक प्रेफरेंस हो सकती है, यानी कि कोई चीज़ जो मुझे पसंद हो, मैं अपनी पसंद की बेस पे भी मैं उसको जो है कंसीडर कर सकती हूँ हाइपोथेसिस। ठीक है, उसके अलावा रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ भी हो सकते हैं, यानी कि मजहबी रुझान या मजहबी एजुकेशन से रिलेटेड भी कोई चीज़ हो तो हम उसको भी हाइपोथेसिस कह सकते हैं। उसके अलावा कंपैरिजन एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस, यानी कि हमने कोई और प्रोसेस पढ़ा और हमने सोचा कि इससे, या हमने इसको किसी और चीज़ से कंपेयर करके कोई एक स्टेटमेंट दे दी, ठीक है, तो वो भी हाइपोथेसिस हो सकती है। उसके अलावा डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर अदर थिंग, यानी कि मैं कोई और चीज़ जो है ढूंढने गई हूँ या किसी और चीज़ के बारे में स्टडी कर रही हूँ, और वो स्टडी करते हुए बाय चांस मुझे कोई और चीज़ जो है पता चल गई जो मैंने डिस्कवर की है, तो वो भी हाइपोथेसिस का एक वे हो सकता है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो पहले पढ़े थे डिडक्टिव और इंडक्टिव, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ओके जी। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या है, पहले जो है इनका डिफरेंस जो है मैं एक बहुत ही सिंपल लाइन में बता देती हूँ। डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है हाइपोथेसिस में, कि जनरलाइजेशन से हम मूव करते हैं स्पेसिफिक एग्जाम्पल की तरफ, यानी कि एक जनरलाइज्ड रूल किसे कहते हैं कि जो चीज़ हर एक के लिए हो। ठीक है, यानी कि एक ऐसा रूल जो कि हर चीज़ के ऊपर लागू होता हो, उसको हम कहते हैं जनरलाइजेशन और जनरलाइज्ड रूल। ठीक है, उससे हम यूज़ करते हुए अपनी बायोलॉजिकल मेथड में यूज़ करते हुए हम एक ऐसे कंक्लूजन पे जाते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये किस में आएगा, डिडक्टिव रीजनिंग में आएगा। और इंडक्टिव में आता है कि अगर हम कोई एक स्पेसिफिक चीज़ को पकड़ के स्टडी करते हैं और एक जनरलाइज्ड रूल की तरफ जाते हैं, तो इसको इंडक्टिव कहते हैं। जब आप इसकी एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डिडक्टिव की एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। If we accept that all birds have wings and that sparrows are birds, यानी कि हम ये तो एक हमें एक एक्सेप्टेड रूल है। ठीक है, अब डिडक्टिव रीजनिंग में एक बात ये भी है कि हम यहाँ पे ना थ्योरी से बैकवर्ड जाते हैं, यानी कि पहले तो होता है ना हम एक चीज़ स्टडी करते हैं, ऐसा ऐसा हम उस स्टडी को जो है ज़्यादा चीज़ों पे अप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ज़्यादा चीज़ों पे जो अप्लाई रूल है उसको यूज़ करते हुए हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि तमाम परिंदों के पास जो हैं वो पर होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो स्पैरो है ना, यानी कि चिड़िया है, वो एक परिंदा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पैरो हैव विंग्स, यानी कि चिड़िया के भी फिर पर होंगे, क्योंकि सारे परिंदों के पर हैं और चिड़िया क्या है, एक परिंदा है, यानी कि उसके भी पर होंगे। ठीक है, एक जनरलाइज्ड रूल से हम मूव करते हुए कहाँ गए, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे आए। तो ये किस तरह की रीजनिंग होगी, ये डिडक्टिव रीजनिंग होगी। ठीक है, अब सेकंड हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं इंडक्टिव रीजनिंग की। वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, हमें पता है कि स्पैरोज क्या हैं। ठीक है, स्पैरोज के पास क्या है, पर हैं, और स्पैरो क्या है, एक परिंदा है। और इसकी तरह और भी, जैसे ईगल, पैरट यानी कि चील या तोता, और उकाब, और क्या कहते हैं उसको, क्रो यानी कि कौवा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, बर्ड्स हैं। देन वी इंड्यूस ड्रॉ कंक्लूजन दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यानी कि हम लोगों ने डिफरेंट बर्ड्स को पढ़ा और फिर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि सारे परिंदों के तो पर होते हैं, क्योंकि ये सारे जो परिंदे थे इनके पास पर थे, तो हमने क्या रिजल्ट निकाला कि हर परिंदे के पर होते हैं। ठीक है, यानी कि हमने स्पेसिफिक पहले कुछ बर्ड्स पे स्टडी की और एंड पे हम लोगों ने एक जनरलाइज्ड रूल निकाला कि तमाम परिंदों के पास पर होंगे। ठीक है, इस तरह से ये डिडक्टिव जो है जनरलाइजेशन से स्पेसिफिक की तरफ मूव करती है, और इंडक्टिव क्या करती है, स्पेसिफिक से जनरलाइजेशन की तरफ। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है इसके बाद थ्योरी। अब थ्योरी कैसे बनती है, ठीक है, एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट बीइंग फॉल्सिफाइड, यानी कि जब हम लोगों ने हाइपोथेसिस बनाया, अब हाइपोथेसिस जब बनता है तब बहुत सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, एक तो जिसने हाइपोथेसिस बनाया वो उसको टेस्ट करेगा। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के साथ, डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए जाते हैं और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है कि उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है,
अब जब इस तरह की हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट जो हैं इवन के मुकाबलाबाजी में भी क्या किया जाता है कि उसको ना अलग अलग तरह से टेस्ट किया जाता है ताकि उसको गलत साबित किया जाए। जब इस तरह से एक हाइपोथेसिस को बहुत तरह से टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए, तो और वो हाइपोथेसिस, अगर कोई हाइपोथेसिस गलत साबित ना हो सके तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम थ्योरी कह देते हैं, ठीक है। यानी कि हाइपोथेसिस, जब बहुत सारी हाइपोथेसिस को आते हैं एक ही कंक्लूजन पे, तो वो क्या बन जाता है, वो थ्योरी बन जाती है, ठीक है। वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको कोई भी गलत साबित नहीं कर पाया। ओके जी। अब थ्योरी क्या होती है? एक अच्छी थ्योरी हम उसे कहते हैं जो कि प्रिडिक्टिव हो और उसमें एक्सप्लेनेटरी पावर हो, यानी कि ऐसी थ्योरी जो कि बहुत सारी जो कि अपने बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करती हो कि उसके क्या मतलब उसके बारे में, अपने बारे में, यानी कि एक स्टेटमेंट है दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है, तो वो अच्छे से एक्सप्लेन करती हो बर्ड्स के बारे में, उसके विंग्स के बारे में, ठीक है, यानी कि वो हर जगह पे अच्छे से अप्लाई होती हो और प्रेडिक्ट करती हो और डिफरेंट हाइपोथेसिस को, ठीक है, यानी कि आगे से उसमें और ज़्यादा हम लोग नॉलेज जो है हासिल कर सकें। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी, ठीक है। यानी कि ऐसी थ्योरी जो कि आगे से सजेस्ट करती है डिफरेंट और न्यू हाइपोथेसिस को, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? प्रोडक्टिव थ्योरी। नाम से पता चल रहा है प्रोडक्टिव, यानी कि जो आगे से हमें कोई और फ्रूटफुल चीज़ जो है वो दे सके, ठीक है। अब हम इसका लास्ट स्टेप पढ़ेंगे। ओके जी, लास्ट वन इज साइंटिफिक लॉ। अब क्या होता है जब थ्योरी इस तरह के स्केप्टिकल अप्रोच से गुजरती है? स्केप्टिकल अप्रोच किसे कहते हैं? यानी कि बहुत सारे लोग जब उसको इसको अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब ये है कि शक्की नज़रों से देखना, यानी कि उसको जब अच्छे से जज किया जाता है हर लिहाज से, हर पहलू से, और फिर भी वो क्या है वहाँ पे अपनी स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज़ रहती है, सारे रिजल्ट उसको सपोर्ट करते हैं, तो फिर उसको क्या बना दिया जाता है? उसको एक लॉ कह दिया जाता है, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि हर लिहाज में, हर कंडीशन और हर सिचुएशन में यूनिफॉर्म रहेगी या कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वो चेंज नहीं होगी, तो उसको हम क्या कह देते हैं? लॉ कह देते हैं। बायोलॉजी में दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस लॉ हैं, और एक और बात कि बायोलॉजी में ज़्यादा लॉज नहीं है जैसे कि फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में है, और इसका रीज़न ये है कि बायोलॉजी में बहुत सारी उसकी इल्यूसिव नेचर है, यानी कि उसमें बहुत सारे चेंजेस जो हैं होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है एक बायोलॉजी का बहुत बड़ा जो फील्ड है वो है एवोल्यूशन, यानी कि चेंजिंग ऑफ नेचर, ठीक है, ऐसा ऐसा चेंज होती रहती है, इस वजह से इतने लॉज नहीं है। और यहाँ पे जो एग्जांपल है वो है हार्डी वेनबर्ग लॉ की या मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, ठीक है, ये एग्जांपल है साइंटिफिक लॉज की इन बायोलॉजी। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक जो है बहुत अच्छे से समझ आया हो। अच्छे से इसको प्रिपेयर करने कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं अगर आप हमारी क्लासेस और लेना चाहते हैं, ठीक है। MD-CAT, ईटा और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 9, 10, ठीक है, सारे कोर्सेज फुल बुक्स आपको करवाई जाएंगी और अच्छी स्टडी अच्छे से जो है आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। और आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।